हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हेडिंग बनाओ, लोकल चैप्टर का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑब्लिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, स्थानीय सुशासन ऑब्लिक देखो सहकारी समितियां। इसको दो मतलब से समझना, ऑब्लिक का मतलब एक ही नहीं होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे, आप संविधान में जाके देखेंगे तो इसके लिए भाग 9 का 9 खा, यानी कि 9A 9B 3 भाग हैं इसमें। ठीक, तो लिखिए पार्ट 9 पंचायत। स्थानीय सुशासन के जो भाग हैं वो बता रहा हूँ। पंचायत, और भाग 9 का नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी, और भाग 9 का सहकारी समितियां। ये 3 चीज़ की हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, यह एक प्रकार से आप देखेंगे तो संविधान के आप चैप्टर वाइज अगर हम जाएं तो चैप्टर में अगर हम घुसेंगे चैप्टर 15 है, और भाग में जाएंगे तो भाग 9 है, 9A ठीक। स्थानीय सुशासन असल में देखेंगे हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड में जाएं, स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में या पंचायत की बात करिए, पंचायत जो इसका हिस्सा है, म्युनिसिपैलिटी भी है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको गांव को चलाने की कमोबेश छोटी बड़ी इकाइयां उपलब्ध रही हैं। वहाँ पर कुछ नियम कायदे के साथ ताना बाना भी रहा, और आप चाहे मौर्य काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, या आने वाले मध्य भारत में चले आएँ, और आधुनिक भारत में तो आप देख ही रहे हैं, और तुरंत वाले भारत में तो ये और साफ साफ दिख रहा है। तो ये जो स्थानीय सुशासन की जो अवधारणा थी वो बेसिकली स्थानीय शासन की अवधारणा से आगे बढ़ी है। एक प्रकार से स्थानीय जो सुशासन था वह इतना प्रचलित शब्द नहीं था पहले के लिए। जैसे पंचायत में हम स्थानीय सुशासन की अवधारणा पाते हैं। स्वशासन का मतलब स्वयं पर शासन। पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो शासन करते हैं देश पर, तो वो देश पर शासन करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव में जाते हैं वो स्टेट में करते हैं, लेकिन लोकल बॉडी पे स्वयं पर शासन, ये मतलब डेमोक्रेसी का एक ऐसा विहंगम दृश्य है कह सकते हैं। इतना ज़मीनी या इतना जड़ से जुड़ी हुई कह सकते हैं लोकतंत्र की अवधारणा है, जहाँ पर व्यक्ति ऐसी सत्ता बनाया है जिसे दूसरों पे नहीं बल्कि स्वयं पे शासन करता है। एक होटल का मालिक है, वो होटल चलाता है, कस्टमर खाना खाते हैं, अपना स्टे करते हैं, और वो सुपरविज़न करता है कि साहब ये जो है सही चल रहा है कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो अपने घर से टिफ़िन ला के खाना खाता हो, या लंच के टाइम में या डिनर के टाइम में अपने घर पे होता हो। उस होटल का हो सकता है खाना ना खाता हो, जिस होटल को वो चलाता है। स्थानीय सुशासन एक ऐसी सत्ता व्यवस्था है, एक ऐसी लोकतंत्र की कह सकते हैं कि जड़ व्यवस्था। जड़ का मतलब यहाँ पॉजिटिव लीजिए, रूट की बात कर रहे हैं हम, जमीनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो वोट देने वाला है वो किसी और को अधिकार नहीं देता है कि आप जीतिए और हम पे सत्ता चलाइए, हुकूमत चलाइए। वो अपना वोट स्वयं को देता है। इसका नाम ही स्थानीय सुशासन। ऐसा शासन जो स्वयं पर होता हो वह है पंचायत। गांव में हैंडपंप लगाएगा,
तो उसकी पत्नी स्वयं वहीं से पानी भरती है। गांव में बिजली का खंभा लगवाएगा तो उसके घर में भी बल्ब जलते हैं। पुलिया बनाएगा तो स्कूटर कार लेके स्वयं उस पुलिया को पार करके जाता है। जो भी विषय 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं, कुल कितने विषय हैं? 29। 12वीं में आएंगे तो 18 मिलेगा। मैं पंचायत की भी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। जो भी विषय लिखे हैं उन सब विषयों पर काम करता है तो उसकी काम की शुरुआत जो है स्वयं से होती है। तो पंचायत या ग्राम व्यवस्था जो रही ग्राम पंचायत की, वह किसी भी सत्ता से, मतलब एक प्रकार से वो लघु गणराज्य है, लोकतंत्र की बहुत ही नीचे की धुरी है। पायदान में जाएंगे नीचे है, मतलब व्यापक तो पार्लियामेंट है, लेकिन देखा जाए तो गंभीर और गहरी पंचायत है, जहां एक ऐसा वोटर होता है जो स्वयं के लिए वोट देता है। ठीक है ना? तो इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 9 में है। जब 9 में यानी 9A में जाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी की चर्चा मिलेगी, जिसमें नगर निगम से लेकर 4-5 हम 5 प्रकार की चीज़ें आपको बताएंगे। भाई जैसे देहरादून नगर निगम है तो ऋषिकेश तो नगर निगम नहीं है, तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? नोटिफाइड एरियाज़ क्या होते हैं? कंटोनमेंट एरियाज़ क्या होते हैं, है ना? समुद्र के किनारे अगर हैं तो कोस्टल रीजन भी होते हैं। इन सभी की थोड़ी हम इसमें चर्चा करेंगे पंचायत के अलावा, और साथ में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी बात आपको बताएंगे। तो जब इसको आप समझ जाते हैं तो आप स्थानीय जो सुशासन की अवधारणा है उससे आप मजबूत हो जाते हैं। तो इसको चैप्टर वाइज करें तो 15 में मिलेगा, भाग वाइज करेंगे तो 9A-B मिलेगा, और आर्टिकल में जाएंगे तो 243 की चर्चा कीजिए। उसी में बहुत सारे क्लॉज हैं जो स्थानीय सुशासन की अवधारणा को पूरी तरह विस्तार देते हैं। और अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चले जाएंगे तो आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करें। और आपने देखे होंगे कि जब 1950s में 26 जनवरी को हमारा संविधान आया तो आर्टिकल 40 में जो बातें कही गई हैं नीति निर्देशक तत्व के तहत, वो ड्यूटी है स्टेट्स की। स्टेट्स की ड्यूटी है ना वो। हमारी ड्यूटी 51A में लिखी हुई है, स्टेट की ड्यूटी 36 से 51 में लिखी है। हमारा राइट मिला है 12 से 35 के बीच में, फंडामेंटल राइट। सबका बना हुआ है ना ऐसा सिस्टम। आगे जाएंगे फिर राष्ट्रपति, फिर सरकार, ऐसा मिलता चला जाता है संविधान में। तो जो ये ग्राउंड है, इसको एक प्रकार से रूट कैनाल भी करना था। भारत तो एक बृहद देश था, मतलब है, उस ज़माने में आज़ादी से पहले तो बृहत्तर था, बहुत ही बड़ा देश है। दुनिया के तमाम देशों से भारत की सीमाओं का अगर तुलना करेंगे तो भारत की जो वास्तविक स्थिति है बड़े देशों में देखें तो 7 बड़े देशों में शुमार है ना ये हैं। हालांकि जनसंख्या मामले में अव्वल हैं हम, लेकिन ज़मीन के मामले में 7वें नंबर पे हैं। ठीक है ना? सबसे बड़ा तो रशिया मिलेगा, बहुत बृहत्तर, 1,80,00,000 वर्ग किलोमीटर, और हम लोग 32 लाख वर्ग किलोमीटर समथिंग कुछ और, तो करीब रशिया से 5.5 से 6 गुना छोटे हैं। चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है, करीब 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। आबादी ऑलमोस्ट थोड़ी ज़्यादा हमारी समझ रहे हैं आजकल, लेकिन आप मान लो थोड़ा बराबर ही मान लो, लेकिन उसकी बहुत सारी ज़मीनें बेकार हैं, काम के लायक नहीं है। क्षेत्रफल तो बेहतर है, और हमारी ज़मीनें चाइना से हम 3 गुना छोटे हैं, लेकिन बहुत ही फर्टिलाइज हमारी लैंड है कंप्लीटली। लेकिन वो कम ज़मीनों में उसकी उत्पादन क्षमता को बहुत अच्छा रखा हुआ है। जैसे कम से कम 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में हम जितना उत्पादन लेते हैं, करीब चावल गेहूँ वो 2.5 गुना पैदा कर लेता है। तो ज़मीन का ज़्यादा होना कम होना
ये अलग अलग देशों की अपनी एक परिधि है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो वहाँ की संचालित व्यवस्थाएं उससे जनहित को कैसे सुनिश्चित किया गया। तो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हो गया, तो हमारी मुखर चिंता क्या थी? भाई सबसे बड़ी चिंता तो कनेक्टिविटी की है। कनेक्टिविटी इन द सेंस रोड की बात कीजिए, रेल की बात कीजिए, हवाई जहाज की बात मत कीजिए ज़्यादा, ठीक है, उस जमाने में। लेकिन अगर आप कनेक्टिविटी तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर दूसरा विकल्प क्या होगा? हाँ भाई, कच्चा मटका लेकर के आप तो तैरने नहीं निकलेंगे, वो तो पिघल जाएगा वहीं पे पानी में। आप ठोस कोई आधार बनाएंगे ना, नदी को पार करने का कोई ठोस आधार तो बनाएंगे ना। उसी ठोस आधार का एक नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह शुद्धता देखा जाए तो ग्रामीण विकास की एक ऐसी रूपरेखा थी जहां से दिल्ली को शेष भारत, ग्रामीण भारत में यात्रा करनी थी, विकास की यात्रा, बुनियादी विकास की यात्रा। लेकिन आपके पास यात्रा के लिए तो पथ चाहिए ना, यात्रा के लिए सड़क मार्ग तो चाहिए ना, रेल तो चाहिए ना। आप होली दीपावली में आपको देहरादून से लखनऊ जाना है, टिकट नहीं मिला, कैसे चले जाएंगे? उसके लिए सहूलियत भी तो चाहिए यात्रा के लिए, तो सहूलियत तो थी नहीं। तो जब आप कार्यक्रम दिल्ली में बनाएंगे और कन्याकुमारी के गांव तक पहुंचाना है और आपके पास पथ नहीं है, पहुंचाने का रास्ता नहीं है, तो कैसे पहुंचेगी? योजना विफल होगी। 1953 में देखेंगे राष्ट्रीय प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल हो गया। उसके उद्देश्य बहुत अच्छे थे। ये 2 अक्टूबर 1952 की बात है। गांधी जयंती पर इसकी शुरुआत की गई और इसके पीछे कहीं ना कहीं आप आज शुरू के कुछ मंतव्य को देखेंगे तो जो गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास था सरकारों का, उसमें गांधी जी के सपने शामिल थे। आर्टिकल 40 किसका सपना है? गांधी का। और ये सपना कब देखा? 1922 में। क्या देखा? ग्राम स्वराज। आज आप सुशासन की बात करते हैं नहीं ग्राम में, तो संविधान तो कई लोगों के सपनों का संग्रह है ना, और उसी सपनों की पूर्ति की दिशा में 2 अक्टूबर 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, नेहरू जी के शासनकाल था और एक अच्छी इच्छा शक्ति थी, लेकिन पाथ नहीं था हमारे पास, गांव तक पहुंचने का रास्ता नहीं था हमारे पास। योजना का विफल होना स्वाभाविक है। फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा लाया गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। चिंता होना भी लाजिमी है ऐसे केसेस में कि भाई इतना सब तांडव हुआ, आखिरकार रिजल्ट क्या मिला? क्योंकि यह नहीं भूलना है आपको कि भारत गांवों का देश था और गांवों का देश है। था में मैं ज्यादा ताकत इसलिए लगा रहा हूं, तब तो था ही। अभी देश है थोड़ा नरम बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा शहरी ज्यादा हो गया है। अब तो हम लोग जेंटलमैन हो गए, बहुत लुंगी कुर्ता वाले तो रहे नहीं, धोती वाले, अब तो टाई कोट वाले हो गए, इसलिए थोड़ा सा नरम बोल रहा हूं। लेकिन उस जमाने में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था तो भारत गांव का देश था। 85% लोग ग्रामीण थे। 18.33% ही लिटरेसी थी 1951 की जनगणना के हिसाब से। अब मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब फैक्ट्रियों में सोना निकलता है, अब क्या बोलते हैं, आईटी सेक्टर से निकलता है, झूठ मक्कारी से निकलता है, धोखेबाजी से निकलता है, यहाँ से सोना चांदी पैदा होते हैं। अब खेतों से सोना चांदी नहीं पैदा होते हैं। इसीलिए किसानों की और कृषि की हालत दूसरे दर्जे की, क्या चौथे पांचवें दर्जे की हो गई है, क्योंकि वहाँ सोना है ही नहीं। वहाँ सिर्फ सोना ही सोना समझते हैं।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपने पहली पंचवर्षीय योजना का नाम सुने होंगे। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 5 साल की, वो कृषि प्रधान थी। उसी दरमियान का ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर आपने सुना हो तो औद्योगिक प्रधान थी। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत 5 साल में ही कृषि प्रधान से बहुत बहुत बेहतर नहीं बन गया था उस योजना से, लेकिन बाकी योजनाओं की ज़रूरत थी, मतलब औद्योगिक योजना की भी ज़रूरत थी, लेकिन कृषि को मतलब बहुत बिगाड़ करके आप इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं सकते थे।